देखिए, अगर हम पावरफुल की बात करें तो ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी हमारा मेन है। बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें उसके अंडर में आती हैं। तो मैम वास्तु के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वास्तु है क्या और ये कहाँ से आया है, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा आप मेरे को बताइए। वास्तु शास्त्र की स्टोरी ये है कि एक बार भगवान शिव की लड़ाई हुई अंधकासुर से। जी। ठीक है, अंधक जो थे वो भी शिव जी के पुत्र ही थे। जैसे लाइफ में बार बार स्ट्रगल करते हैं या चाहे बिजनेस में हो चाहे कैसे भी हो, तो उसमें मतलब प्लैनेट्स का रोल होता है, फिर न्यूमरोलॉजी का होता है, किस चीज़ का होता है? होता तो देखिए प्लैनेट्स का है, अब हम उसको न्यूमरोलॉजी से देखें या एस्ट्रोलॉजी से बैठ देते हैं। प्लैनेट का ही रोल होता है। हम सब की लाइफ में डिफरेंट प्लैनेट्स हीरो हीरोइन का काम करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं आद्या, आप सभी का स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं स्तुति श्रीवास्तव जी, जो आज इस पॉडकास्ट में बताने वाली है कि अपने रिलेशनशिप को अगर कोई प्रॉब्लम है तो रेमेडीज़ के थ्रू कैसे हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, और एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, न्यूमरोलॉजी क्या होती है, वास्तु कहाँ से आया है, क्या काम करता है। तो आइए इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं और मैम का वेलकम करते हैं। हेलो मैम। हाय आद्या। तो मैम आप जैसे एस्ट्रोलॉजर भी हैं, न्यूमरोलॉजी भी है, बिल्कुल, वास्तु भी करती हैं और टैरो भी करते हैं। बिल्कुल। तो इन सारी फील्ड में आपका मतलब इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, कैसे मैनेज करते हैं, और अब तक का सफर कैसा रहा आप? मैंने अपना सफर शुरू किया था ग्राफोलॉजी में। अच्छा। जो कि हैंड राइटिंग और सिग्नेचर एनालिसिस का होता है। राइट। तो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस जो रहा है वो एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड रहा है। तो मैं एज अ टीचिंग जॉब में थी। बिल्कुल। फिर उसके बाद एजुकेशन सेक्टर में एज एन मतलब एरिया रोल्स और ये सारे डिफरेंट पैरामीटर्स पे मैंने काम किया है एजुकेशन सेक्टर में ही। फिर जब मैंने किसी रीज़न से, किसी फैमिली रीज़न की वजह से मैंने जब जॉब छोड़ी जी, तो मुझे लगा कि अब कुछ डिफरेंट करना चाहिए। राइट। तो डिफरेंट में ही मैंने देखा कि ग्राफोलॉजी जो कि हैंड राइटिंग से रिलेटेड है, तो अगेन उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारे एजुकेशन सेक्टर से ही पड़ता है। बिल्कुल। उसमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड की टैपिंग करते हैं हम लोग कि हमारे सामने दिखता कुछ और है, हाँ जी, बट सबकॉन्शियस माइंड में हमारे कुछ और चलता है। बिल्कुल। राइट। वो हम लोग रीड नहीं कर सकते डे टू डे लाइफ में। राइट। तो वो हम अपनी हैंड राइटिंग और अपने सिग्नेचर से डील करते हैं। बिल्कुल। उससे हम उसकी पर्सनालिटी निकालते हैं कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में या आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या निकल के आता है। राइट। तो वहाँ से मैंने इस सेक्टर में आई कि मैंने ग्राफोलॉजी देखा। ग्राफोलॉजी से मैंने देखा इससे तो प्रेडिक्शन भी हो रही है, क्योंकि हम सबकॉन्शियस माइंड को टैप कर रहे हैं। फिर वो प्रेडिक्शन की तरफ जब मेरा इंटरेस्ट आया, देन आई हैव कन्वर्टेड माय जर्नी फ्रॉम ग्राफोलॉजी टू न्यूमरोलॉजी, टैरो। अच्छा। फिर उसके बाद मुझे लगा कुछ मिसिंग है। फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट किया, फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, और अब तो खैर काफ़ी टाइम हो गया है तो अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो जैसे एस्ट्रोलॉजर भी है और न्यूमरोलॉजी, कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी नंबर से रिलेटेड होती है, तो इनमें सबसे पावरफुल कौन सी होती है, मतलब किसको कहा जाएगा? देखिए, अगर हम पावरफुल की बात करें तो ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी हमारा मेन है। बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें उसके अंडर में आती है। जैसे हम लोग इंजीनियरिंग की बात करें, ठीक है, आईआईटी में ले लिया, बट उसमें भी हमारे सब सेक्शंस होते हैं। कोई सीएस में जाता है, कोई आपके कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जाता है, कोई एआई में जा रहा है, कोई मैकेनिकल में जा रहा है। ठीक है, तो वैसे ही हमारी एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष। ठीक है, ईश्वर की ज्योति जो हमें देते हैं। उसके बाद हमें चूज करना है कि हमें मास्टरी किस में करनी है। अब उसी से हमारे हीलिंग पावर भी आती है, उसी से हमारा अंक शास्त्र भी आता है, उसी में डिफरेंट एस्ट्रोलॉजी सेक्शन आते हैं, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सब वहीं से निकल के आता है। बिल्कुल। तो एस्ट्रोलॉजी हमारी डीप लर्निंग है, वो पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो हमारी एस्ट्रोलॉजी है। बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूँ ब्रेकअप्स की या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप, तो सबसे ज़्यादा मतलब न्यूमरोलॉजी काम करती है, उस पर एस्ट्रोलॉजी काम करती है? इसको सही दोनों ही काम करेंगे। अच्छा। क्योंकि न्यूमरोलॉजी भी हमारे क्या है, नंबर्स हैं। बिल्कुल। और उन नंबर्स को भी हमने प्लैनेट का नाम दिया हुआ है। हाँ। ठीक है, जैसे 1 नंबर सूर्य का हो गया, 2 नंबर चंद्रमा का हो गया, 3 नंबर जुपिटर का हो गया। तो ऐसे 6 नंबर जो एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में होता है, वो होता है वीनस। अच्छा। ठीक है, और एस्ट्रोलॉजी में हमारा वीनस ऑलरेडी हमें पता है। तो जब भी हमारा वीनस
बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड हो। अफ्लिक्टेड मतलब या तो बहुत अच्छा होगा या तो बहुत खराब होगा, बिल्कुल बिल्कुल, या तो न्यूट्रल होगा। तो न्यूट्रल के केस में हमारी सारी चीजें बड़ी अच्छी चल रही होती है, स्मूथ चल रही होती है, बैलेंस्ड चल रही होती है, ठीक है। बट वही जब अफ्लिक्ट हो जाता है, जब बहुत हाई एनर्जी होती है, तो हमारे रिलेशनशिप या तो मल्टीपल हो सकते हैं या फिर हमारे रिलेशनशिप्स खराब हो सकते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में वो चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो वीनस हमारे रिलेशनशिप का मेन कारक होता है। राइट। तो अगर बात करें जैसे अपने अगर अच्छा बेस्ट लाइफ पार्टनर सर्च करना है तो क्या न्यूमरोलॉजी उसमें सजेस्ट करती है? हाँ बिल्कुल करेक्ट करती है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में जैसे मैंने बताया कि हर नंबर्स की एक प्लैनेट की वाइब्रेशन होती है, करेक्ट। हर प्लैनेट, जैसे हम लोग हैं आपस में, हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी होंगे और हमारे कुछ ऐसे भी होंगे जिनसे हमें मतलब नहीं रखना, वो भले ही हमारे फ्रेंड दिखाते हो बट वो मेरे फ्रेंड्स नहीं होंगे। वैसे प्लैनेट्स की एनर्जी होती है। प्लैनेट्स, कुछ फ्रेंडली प्लैनेट्स होते हैं, कुछ नॉन फ्रेंडली प्लैनेट्स होते हैं। तो जब भी नॉन फ्रेंडली प्लैनेट्स एक साथ आएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जिसके साथ मेरी नहीं बनती मैं उसके साथ कैसे रहूंगी, वैसे ही प्लैनेट्स की एनर्जी है। तो न्यूमरोलॉजी में भी जैसे 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है, सूर्य और शनि, सबको पता है कि नॉन फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं, ठीक है। अब मेरा अगर बर्थ नंबर 1 है और मेरे पार्टनर का बर्थ नंबर 8 है, तो कितनी भी कोशिश कर ले वो नहीं मैच हो सकता। बिल्कुल। बट यस, एस्ट्रोलॉजी में इसका वास्ट एनालिसिस होता है, जो अष्टकूट मिलान के बेस पे हम लोग कुंडली मिलान करते हैं। बिल्कुल, तो वो और इन डेप्थ हो जाता है। राइट राइट राइट। जैसे लाइफ में बार बार स्ट्रगल करते हैं, या चाहे बिजनेस में हो चाहे कैसे भी हो, तो उसमें मतलब प्लैनेट्स का रोल होता है, फिर न्यूमरोलॉजी का होता है, किस चीज़ का रोल होता है? होता तो देखिए प्लैनेट्स का है। अब हम उसको न्यूमरोलॉजी से देखें या एस्ट्रोलॉजी से, दैट डिपेंड्स, ठीक है। प्लैनेट का ही रोल होता है। हम सब की लाइफ में डिफरेंट प्लैनेट्स हीरो हीरोइन का काम करते हैं, राइट, है ना। तो कुछ प्लैनेट्स हमारे बहुत अच्छे होते हैं हमारे हॉरोस्कोप के हिसाब से, हमारे नंबर्स के अकॉर्डिंग, है ना। तो वो प्लैनेट्स हमारे लिए हमेशा अच्छा करेंगे। बट जो प्लैनेट्स हमारे एंटी हैं, नहीं फेवरेबल है, उन प्लैनेट्स का जब भी टाइम पीरियड आएगा, अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो हम पर्सनल ईयर कैलकुलेट करते हैं। वो ईयर जब उस प्लैनेट का आएगा वो हमें स्ट्रगल देगा ही देगा। और अगर वही चीज़ हमारे एस्ट्रोलॉजी में दशा और अंतरदशा के फॉर्म में आएगा तो भी स्ट्रगल देगा। तो वो हमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, वो जब भी टाइम फ्रेम आएगा, चाहे वो ट्रांजिट में आए। जैसे आज इस साल हम लोग बोल रहे हैं कि नंबर 1 है, 2026 है, तो इस साल नंबर 1 की एनर्जी बहुत आई है। अब जिनका पर्सनल ईयर, जिनका बर्थ और डेस्टिनी नंबर 8 है, उनके लिए कहीं ना कहीं स्ट्रगलिंग चीजें आ सकती है। बिल्कुल। और वो हो ही रही हैं, चीजें क्लैशेस हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही है, हम लोग को देखने को भी मिल रही है। तो वो सिर्फ एनर्जी का गेम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे काफी लोग नाम चेंज कर लेते हैं, या तो शादी के बाद करते हैं या पहले भी कर लेते हैं, तो उस पे भी हमारी लाइफ पे कुछ चेंजेस आ सकते हैं? बिल्कुल आते हैं। अच्छा। नाम चेंज एक तो पहले के टाइम पे होता था, नॉर्मल चेंज करा देते थे, शादी के बाद लेडीज के नाम चेंज हो जाते थे। बट आज के टाइम पे नाम हम चेंज करते हैं न्यूमरोलॉजी बेसिस पे। बिल्कुल बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी में हम कहते हैं जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो तो फिक्स्ड है, राइट, है ना, वो हम चेंज नहीं कर सकते। दशा, अंतरदशा, बाकी सारी चीज़ें हमारी फिक्स्ड है, ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी में जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, सपोज फॉर एग्जांपल आज की डेट लेते हैं 21 अप्रैल 2026, तो 21/4/2026 अगर ये हम बर्थ लेके चल रहे हैं तो इसमें बहुत सारे नंबर मिसिंग होंगे, बहुत सारे नंबर्स आएंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो फिक्स होती है। इसमें अब बहुत 1-2 नंबर्स ऐसे होंगे जिन्हें हमें रिक्वायर्ड होगा, जैसे सपोज 5 नंबर हमें रिक्वायर्ड हो, मर्कुरी का नंबर है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे सारी चीजें ऑनलाइन बेस्ड है, कोई बोलना ही नहीं चाहता, राइट कोई लिखना ही नहीं चाहता, सब कुछ कंप्यूटर में टाइप करते हैं। तो हो सकता है हमें 5 नंबर की वाइब्रेशन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम नेम न्यूमरोलॉजी के थ्रू उसको करेक्शन में उसका जो नाम है वो हम 5 नंबर पे लेके आएंगे। जैसे ही हम 5 नंबर पे आएंगे तो उसके अंदर मर्क्यूरियन क्वालिटी अपने आप इनबिल्ट हो जाएगी। बिल्कुल। तो वो जहाँ से चेंज आना है वो वहीं से चेंज शुरू हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं डेट ऑफ बर्थ तो हम चेंज नहीं कर सकते, एटलीस्ट नाम तो चेंज कर दे, वो नंबर हम अपनी लाइफ में एक्टिवेट कर देते हैं, बस यही चीज होती है और उसका अच्छा इम्पैक्ट आता है, करना चाहिए। अगर इन केस अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, नाम कंपैटिबल नहीं है, तो डेफिनेटली आपको न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन लेनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे काफी लोग क्या करते हैं, बिजनेस का नेम रखते हैं, बिजनेस स्टार्ट किया, या फिर किसी का भी नाम स्टार्ट रखे
तो क्या उसमें न्यूमरोलॉजी का मतलब हेल्प लेनी चाहिए? जरूर, बिल्कुल लेनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज है, बिजनेस में फेलियर्स भी होते हैं और हम लोगों के सक्सेस भी हमारे सारे लक फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। तो हम प्लैनेट्स की हेल्प क्यों ले रहे हैं? ये अपना लक एनहांस करने के लिए, ठीक है। तो जब बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस के बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं, जैसे सूर्य का नंबर राइज करने का, जैसे दिन की शुरुआत होती है वैसे ही एक नई शुरुआत करने के लिए, ठीक है। 5 नंबर जो हमारी मल्टीप्लिसिटी बढ़ाता है, ब्रांचेस की बात करते हैं, बाकी सारी चीज़ों की बात करते हैं, कम्युनिकेशन, हमारे नेटवर्किंग करते हैं एक बिजनेस पार्टनर दूसरे बिजनेस पार्टनर के साथ या इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, वो नेटवर्किंग करते हैं। वीनस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। क्यों वीनस की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि लग्जरी, पैसा, ये सारी चीज़ें तो हमें वीनस ही देगा, ठीक है। इस केस में हम लोग कहते हैं 4 या 8 नंबर पे नहीं जाना चाहिए। बट अगर आपका लोहे का बिजनेस है, शनि का, तो हमें 8 नंबर की भी ज़रूरत पड़ेगी। हम उसको कोई भी नंबर हम ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं इसको लाना ही नहीं है, कहीं ना कहीं वो काम करेगा। किसके साथ लाना है वो डिपेंड करता है, राइट। तो ब्रांड नेम में बहुत ज़रूरी है न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन। बिल्कुल। तो अगर कुंडली मैच की बात करें और न्यूमरोलॉजी मैच की बात करें तो कौन सी ज़्यादा? देखिए, शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन की बात की जाए तो आपने मेरे सामने 2 नंबर लिख दिए, मैंने उसको बोल दिया कि नहीं इसके साथ मत जाना, ठीक है, क्योंकि नंबर्स के बेसिस पे मैंने बता दिया कि कंपैटिबिलिटी मैच नहीं होगी, ठीक है। बट अब बहुत सारी चीज़ें, फैमिली के साथ कैसा जाने वाला है, गोइंग फॉरवर्ड कंसेप्शन वगैरह को कोई इशू होगा नहीं होगा, ये हमारी नाड़ी दोष, भकूट, ये सारी चीज़ें जो कैलकुलेट होती है वो अष्टकूट मिलान, तो कुंडली एनालिसिस ज़्यादा प्रिसाइज है और ज़्यादा एक्यूरेट है। तो एस्ट्रोलॉजिकल मतलब एस्ट्रोलॉजिकली हम लोग को कुंडली मिलान करनी चाहिए, वो सबसे बेस्ट तरीका है। बिल्कुल। तो अभी मैम आपने एक नाम लिया है भकूट, तो ये क्या है? ये आज पहली बार सुना है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। भकूट हमारे जैसे होती है कुंडली में बहुत सारे अष्टकूट, तो 8 तरह के हमारे मिलान होते हैं, ठीक है। तो जैसे नाड़ी दोष कहते हैं कि जब हम कंसेप्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करते हैं तो नाड़ी मिलान बहुत ज़रूरी है, उसी के पैरामीटर के साथ में हमारा भकूट से रिलेटेड होता है। तो हमारी आपस में कंपैटिबिलिटी कैसे बनेगी, फ्यूचर जो हमारा जाने वाला है बच्चों से रिलेटेड वो कैसा जाने वाला है, ये सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन आता है इसके बेसिस पे डिसीजन होता है। अगर वो मिल नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। बिल्कुल। तो जैसे अभी अप्रैल चल रहा है, मई आने वाली है, तो मतलब किस राशि के या किन लोगों के लिए मई अच्छा रहने वाला है? कुछ मई में देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग ट्रांजिट की बात करते हैं, ठीक है। ट्रांजिट में अगर जैसे हम बोलें कि जुपिटर का ट्रांजिट अब कैंसर में होने वाला है, तो जुपिटर कैंसर में अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो उच्च का प्लैनेट मानते हैं, एग्जॉल्टेड प्लैनेट मानते हैं, तो वो जून फर्स्ट वीक में आता है। तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमें मई से आना शुरू हो जाएगा। तो जितनी भी लोगों की राशियाँ, जैसे सजिटेरियस हो गया, पाइसेस हो गया, कैंसर साइन जिनका हो गया, राशि जिनकी हो गई कर्क राशि, इन सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड आने वाला है। साथ ही साथ जुपिटर क्या करते हैं, जुपिटर के 3 एस्पेक्ट होते हैं, तो जैसे ही वो कैंसर राशि में बैठेंगे तो जहाँ जहाँ उनके एस्पेक्ट जाते हैं उन राशियों पे उनका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। तो जुपिटर क्या होता है, ग्रोथ का कारक होता है, एक्सपेंशन का कारक होता है। तो जब भी हम एक्सपेंशन की बात करते हैं तो वो पैसे का भी एक्सपेंशन हो सकता है और हमारी ओबेसिटी का भी एक्सपेंशन हो सकता है। तो हमारा कहीं ना कहीं फैट डिपॉजिट भी होना शुरू हो जाता है, बीमारी को भी बढ़ा देता है अगर वो अच्छा हमने मेंटेन नहीं रखा जुपिटर को। तो अगर आप किसी बीमारी से भी ग्रसित है तो वो बीमारी भी बढ़ सकती है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड पे काम करता है। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमें ध्यान क्या रखना है। बिल्कुल, तो उस तरह से बिल्कुल। तो मैम काफ़ी लोग इस चीज़ में भी कंफ्यूज रहते हैं कि अपनी राशि को जानने के लिए वो डेट ऑफ बर्थ वाली डेट ले या फिर सिर्फ नाम की जो स्टार्टिंग वर्ड होता है कि जैसे स है तो कुंभ राशि हो गई, ये हो गई। तो मेन मतलब किस उससे जान सकते हैं राशि की डेट ऑफ बर्थ? देखिए, राशि जो होती है हमारे, जब जन्म कुंडली के हिसाब से हम राशि की बात करते हैं तो हमारी कुंडली में, हमारी पत्री में जहाँ भी चंद्रमा बैठा हुआ है, अच्छा, वो जिस राशि में बैठा है वो हमारी राशि हो जाती है। अच्छा, वो बाय डिफॉल्ट हमारी, जब भी हम कहते हैं मेरी राशि कौन सी है, तो जहाँ पे भी चंद्रमा हमारी कुंडली में बैठा है वो हमारी राशि हो गई। अच्छा, ठीक है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ये हमारा कैलकुलेशन चलता है जो हम लोग कहते हैं ना फेब टू मार्च, ये एक्वेरियस साइन है ना, इस तरह करके
वो हमारी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है जो कि ज़ोडिएक साइंस के बेसिस पे चलती है। बट जब हम कुंडली और एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, ज्योतिष की बात करते हैं, तो जहाँ भी चंद्रमा बैठा है वो उसमें जो भी साइन होगा, वो साइन जिस प्लैनेट को बिलोंग करता है, जिस ज़ोडिएक को बिलोंग करता है, वो हमारी राशि हो जाएगी। बिल्कुल, ठीक है। जैसे मेरी राशि है मिथुन राशि, तो मेरे हॉरोस्कोप में चंद्रमा मिथुन राशि में बैठा है जो कि मरकुरी के साइन है। बिल्कुल, ठीक है। तो जेमिनाई राशि मेरी बन जाती है। तो ऐसे ही मून जहाँ पे भी प्लेस्ड है वो आपकी राशि बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम वास्तु के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वास्तु है क्या और ये कहाँ से आया है, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा आप मेरे को बताइए। वास्तु शास्त्र की स्टोरी ये है कि एक बार भगवान शिव की लड़ाई हुई अंधकासुर से जी। ठीक है। अंधक जो थे वो भी शिव जी के पुत्र ही थे, बट वो अंधे थे, तो उनके साथ में किसी वजह से उनकी लड़ाई हुई थी। पौराणिक कथाओं में ये बहुत अच्छे क्लियरली मेंशन है। बिल्कुल। ठीक है। तो वहां पे उनकी लड़ाई हुई। जब उनकी लड़ाई हुई तो जब लड़ाई होते होते भगवान शिव की पसीना निकला, तो पसीने की एक ड्रॉप धरती पे गिरी, तो वहां से एक बहुत विशाल टाइप का प्राणी उत्पन्न हुआ। वहां से एक प्राणी उत्पन्न हुआ और वो इतना विशाल था कि उसको कंट्रोल नहीं हो सकता था। तो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो सारे देवताओं ने क्या किया, सारे देवताओं ने उनको पकड़ के उसको नीचे जमीन में धक्का दे दिया। अच्छा। तो जैसे ही वो धक्का दिया तो वो ऐसे मुंह के बल जाके नीचे गिर गए। ठीक है। बच्चों के वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे, क्योंकि शिव के पसीने की बूंद से निकले थे वो। तो शिव के बहुत बड़े भक्त थे। तो सब लोगों ने उनको बोला कि आप यहीं विराजमान रहिए और सारे लोग आपकी पूजा करेंगे और आपका जो जैसा स्ट्रक्चर बना है, जैसा आपका शेप आया है, इसी बेस पे, इसी पैटर्न पे ही आपका वास्तु बनेगा। अच्छा। सारे घरों का वास्तु बनेगा। तो वास्तु हमारे पंच तत्वों का ही मेन चीज है। अच्छा। जैसे हम लोगों की सारी चीजें पंच तत्व है, हम लोग की बॉडी पंच तत्व पे है, सारी चीजें हैं, वैसे ही वास्तु शास्त्र को भी पंच तत्व के साथ पे किया गया है कि हमारे घर में सारी एलिमेंट्स बैलेंस होने चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। तो जैसे ही एलिमेंट्स बैलेंस होंगे हमारा वास्तु अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा। तो जो हमारे वास्तु पुरुष है उनकी जब आप इमेज देखिएगा तो उनकी इमेज ऐसे गिरी है। तो जो उनका सर का साइड है दैट इज नॉर्थ ईस्ट। अच्छा। तो जब सर, और वो भी अगर भगवान की देन है वो जिनको उन्होंने धक्का दिया और वहां पे किया, तो वो जोन सबसे ज्यादा पायस माना जाता है, पवित्र माना जाता है, और वो नॉर्थ जुपिटर का ही एरिया माना जाता है, जुपिटर का जोन माना जाता है। अच्छा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट को सबसे ज्यादा क्लियर रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, बहुत सारा डंप यार्ड नहीं बनाना चाहिए, हैवी आइटम्स, क्योंकि आप सोचो ना, सर के ऊपर आपने ये सब अगर रख दिया तो क्या प्रॉब्लम आने वाली है। करेक्ट। तो अब इसीलिए कहा जाता है कि जैसे ही नॉर्थ ईस्ट हमारा इम्बैलेंस होता है, हमारी लाइफ में स्ट्रगल शुरू हो जाता है, बीमारियां शुरू हो जाएंगी। और जब हम सेंटर, जो ब्रह्म स्थान हम लोग वास्तु में कहते हैं, तो वास्तु में जो ब्रह्म स्थान होता है वो होता है उनका पेट। अच्छा। नेवल, हमारी बॉडी का जो सेंट्रल पॉइंट है दैट इज नेवल। वैसे ही वास्तु पुरुष का नेवल है। अब वो जब हमारा ब्रह्म स्थान ऑक्यूपाइड हो जाता है हैवी सामान के साथ, क्लटर के साथ, तो क्या होता है, वो एनर्जी हमारी ब्लॉक हो जाती है, स्टमक से रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। तो आप देखिए पहले के टाइम पे जो हम लोग के ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह के जो घर होते थे, बीच में पूरा सेंटर खुला होता था, ऊपर खुला आसमान, आंगन रखा जाता था और सारा घर साइड में बनता था। बिल्कुल बनता। तो ये प्योर वास्तु उस समय से चला आ रहा है जी। अब उसके बाद क्या हुआ, जब पार्टीशन होना शुरू हुआ भाइयों के बीच में, उसी आंगन से ही हमारे पार्टीशन शुरू हो गए, वहीं पे दीवार खिंच गई। बिल्कुल। तो वो वास्तु पुरुष जो वहां पे थे वहीं से दीवार खींची और वहां से फिर वो जनरेशन टू जनरेशन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती जाती रहती है। हाँ। तो इसीलिए 5 एलिमेंट्स जो भी हमारे जोन्स हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, फिर उसके बाद इसके 4 और मेजर जोन्स होते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इस तरह करके हमारे 8 जोन होते हैं। अच्छा। इन 8 जोन को मैनेज करना, बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। तो जब भी हम कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इतनी सारी चीजें क्यों करते हैं, ये सिर्फ हमारे लिए एडेड एडवांटेज है। राइट। और ये काफी हद तक हमें कुंडली में दिख जाता है। अच्छा। जैसे कुंडली में कोई भी प्लैनेट, मतलब किसी हाउस में अगर मल्टीपल प्लैनेट्स हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि इसके घर का ये जोन गड़बड़ है। अच्छा। क्योंकि हर हाउस किसी ना किसी डायरेक्शन को दिखाता है। बिल्कुल। तो जैसे ही उसने डायरेक्शन, सपोज फर्स्ट हाउस में 5 प्लैनेट्स बैठे, तो हमें पता है इनके घर का ईस्ट खराब होगा, वो लाख कोशिश कर लेंगे, 6 महीने बाद उनका ईस्ट फिर से खराब होगा। अच्छा। क्योंकि वो प्रॉब्लम उनको वहीं से आनी है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि आप फिजिकली अपने एंड पे इन चीज़ों का ध्यान रखो, तो अपने आप हमने वो हाउस अपना
ठीक कर लिया है। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है वास्तु को मैनेज करना, देखना, समझना, स्पेशली जो मेन जोन है, ये 8 जोन आपने क्लियर कर लिया तो काफ़ी हद तक ईजी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जैसे काफ़ी लोगों की आप प्रॉब्लम सॉल्व भी करते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस इशू रिगार्डिंग आपके पास आते हैं लोग? आजकल तो सबसे ज़्यादा चैलेंज आ रहा है रिलेशनशिप का। बिल्कुल। जिनकी शादियां नहीं हुई हैं उनको शादी करने की प्रॉब्लम आ रही है, जिनकी हो चुकी है उनको होने के बाद प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल। आपस में कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी इशू आ रहा है, या तो फिर कंसेप्शन से रिलेटेड आ रहा है। जॉइंट फैमिली है तो उसके एक अलग चैलेंजेस हैं, वो है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ जॉब। थोड़ा सा जॉब का मार्केट ख़राब भी है और चैलेंजेस भी बहुत है क्योंकि वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो वो जॉब से रिलेटेड काफ़ी इश्यूज हैं। और हेल्थ का तो नेवर एंडिंग है ही है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, बट हेल्थ फिर भी मैनेजेबल है अगर आप अपनी रूटीन ठीक करते हैं, अपना ध्यान रखते हैं तो हेल्थ को हम थोड़ा बैलेंस कर सकते हैं। जैसे वास्तु, हमने घर का वास्तु, इतना क्लटर इकट्ठा ही मत करिए कि वो प्रॉब्लम आए, है ना। फिर धीरे धीरे आपकी एनर्जी लो होती है, आप उस क्लटर को ठीक करने लायक भी नहीं बचते हैं। तो उन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा तो हेल्थ काफ़ी हद तक आप मेंटेन कर सकते हैं, जो रोज़मर्रा वाली है। हाँ, कोई क्रॉनिक इशू है वो तो बीच बीच में आएगा ही, तो वो चीज़ है। बट ये सबसे मेजर जो आपने पूछा दैट इज़ रिलेशनशिप और करियर। ये 2 चीज़ बहुत चैलेंजिंग है आज के टाइम पे। अगर इन्हीं में बात करें, एस्ट्रोलॉजर जो रेमेडीज बताते हैं क्या वो काम करती है? देखिए, एस्ट्रोलॉजर्स जो रेमेडीज़ बताते हैं काम करती हैं, क्योंकि अगर आप, मतलब मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ, अगर मैं किसी को रेमेडी बताती हूँ तो रेमेडी क्या करती है? रेमेडी हमें साइकोलॉजिकल हीलिंग करती है, राइट। पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम उस प्लैनेट को कहीं ना कहीं बैलेंस करते हैं। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। अब हमने कोई रेमेडी बताई आपको, सपोज 5 फ्राइडेज करने के लिए, आपने क्या किया, रूटीन सेट कर लिया, ठीक है। कहीं ना कहीं फेथ डेवलप हुआ। सारी चीज़ें ट्रस्ट और फेथ पे है। हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, सारा काम कर जाते हैं, तो फेथ है ना, तभी करते हैं, बिल्कुल करते हैं, है ना। तो वो एक जो फेथ है वो बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे प्रॉब्लम क्या है, लोग टेस्ट करने आते हैं, राइट। हमसे पूछा, फिर उसके बाद 15 दिन के बाद किसी और एस्ट्रोलॉजर से पूछा, करेक्ट। मैंने हो सकता फ्राइडे को कोई रेमेडी बताई, दूसरे एस्ट्रोलॉजर ने थर्सडे की रेमेडी बताई। अब क्या हुआ, शुक्र और जुपिटर, गुरु, शुक्र और गुरु दोनों की रेमेडीज पैरेलल चल रही है, बिल्कुल। या सूर्य और शनि की 2 रेमेडीज पैरेलल चल रही है। अब वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। अब वहाँ पे ये चैलेंज आता है, तो डेफिनेटली रेमेडीज काम करती हैं। बिल्कुल। एक तो ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपका साइकोलॉजिकल पैटर्न चेंज होता है उससे, राइट। और दूसरी चीज़, हम प्लैनेट्स को एक्टिवेट करते हैं, चाहे हम घी का दिया जलाएं, चाहे हम घी का दान करवाएं, चाहे हम घी को पानी में डलवाएं, डेफिनेटली वो प्लैनेट्स की एनर्जी को हम बैलेंस करते हैं। अगर वो ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है तो हम कहते हैं हटा दो अपनी लाइफ से। अगर वो हमारी लाइफ में कम है तो हम कहते हैं इनटेक करो, राइट, ठीक है। आपका अगर मंगल वीक है तो हम कहेंगे रेड कलर का कुछ हाथ में पहन लो, ठीक है। अब उसने क्या किया, कहीं ना कहीं 3rd हाउस एक्टिव कर दिया। तो इस तरह करके हम रेमेडीज उस फॉर्म में, रेमेडीज के फॉर्म में उनको कुछ ना कुछ सोल्यूशन देते हैं और डेफिनेटली काम करती है। बट हाँ, आपका फेथ बहुत ज़रूरी है। अब वो फेथ आपका मेरे ऊपर है या उस भगवान के ऊपर है जिनके नाम पे आप वो रेमेडीज कर रहे हैं, राइट, राइट। कर तो आप भगवान के नाम पे, हम भी भगवान का ही नाम लेके रेमेडीज देते हैं। आप इन ईश्वर को याद करके ये करिए, बिल्कुल, ठीक है। तो हमने भी कहीं ना कहीं उन ईश्वर के साथ कनेक्शन बनाया है ना। तो जब हमने बनाया तो आप भी बनाओ। जैसे ही वो कहते हैं ना कि 2 लोग रेफरेंस देंगे तो कहीं ना कहीं हमारी पोजीशन पावरफुल हो जाती है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही चीज़ है। अगर मैम किसी को अपना रिलेशनशिप अच्छा करना है, अगर उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है, कुछ भी, मतलब रिलेशनशिप को बेटर करना है, चाहे अनमैरिड हो चाहे मैरिड हो, तो कुछ आप रेमेडीज ऐसी बताएंगे कि वो बहुत ज़्यादा हेल्प करे उनको रिलेशनशिप में? ठीक है। देखिए, रिलेशनशिप में जो मेन एलिमेंट है, जो मेन प्लैनेट है, वो है वीनस। हमें अपना वीनस स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, इधर वे, चाहे हम फीमेल के लिए बोले चाहे हम मेल के लिए बोले, ठीक है। तो आज के टाइम पे स्पाउस हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो अगर हम स्पाउस की बात करें कि रिलेशनशिप ठीक करना है, प्रॉब्लम चल रही है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बहुत सारे इश्यूज हैं, ठीक है। अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो हमें वीनस कैसे, 2-3 चीज़ें हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अपनी हाइजीन, अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखिए, राइट, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं मशीन से कपड़े निकाले और फिर नेक्स्ट डे वही पहन लिया। हाँ, हल्का सा आयनिंग ज़रूरी है, क्योंकि वही होता है ना, जब जैसे हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं वैसे ही एनर्जी हमारे पास आती भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना हाइजीन मेंटेन करिए, अपना प्रेजेंटेशन मेंटेन कीजिए,
अच्छा डीओ, अच्छा परफ्यूम लगाइए। और दूसरी चीज़, अपने पेडिक्योर बहुत रेगुलर करिए। अच्छा, ठीक है, ये मैं मेल्स को भी बोलती हूँ और वहाँ से मेल्स का अरे मैम कुछ और बता दो, ठीक है। बट पॉइंट ये, आज के टाइम पे आप देखो सलून्स में कितने मेल्स जाते हैं, राइट, ठीक है। क्यों कहते हैं हम लोग? क्योंकि वीनस हमारे हॉरोस्कोप में जो हम लोग कालपुरुष कुंडली जो बेस है हमारे पराशरी जी ने बताया है, तो जो हमारे हॉरोस्कोप में है वीनस 12th हाउस में एग्जॉल्टेड माना जाता है, उच्च का माना जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे भी हमारा प्लैनेट उच्च का होता है, हम वहाँ उस प्लैनेट को लेके जाते हैं। तो हमारे प्लैनेट की एनर्जी हम सेट कर देंगे, बाकी तो अपनी एनर्जी तो खुद ही ठीक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्लैनेट वीनस 12th हाउस में एग्जॉल्टेड है, ठीक है। 12th हाउस हमारे फीट का है, पैरों का है। बिल्कुल। तो जैसे ही हम पैरों में वो क्रीम पाउडर सब लगाना शुरू करेंगे ना, उसकी क्लीनिंग शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा वीनस उच्च का हो जाएगा, एग्जॉल्टेड हो जाएगा, ठीक है। बट साथ साथ अपनी वाणी को भी ध्यान रखना है ना। पेडिक्योर तो करा लिया और बाद में पैसे को लेके झगड़ा हो रहा है, इतना महंगा क्यों करा लिया, है ना। तो उन चीज़ों को भी मैनेज करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपने बेडरूम की एनर्जी को बहुत क्लियर रखिए। उतना ज़्यादा स्टॉक में चीज़ें मत रखिए, बाहर कपड़े फैले हुए हैं, इतना मल्टीपल उसमें डेकोरेशन कर दिया है कि वो घुसते ही मन ना करे बैठने का, है ना। तो एकदम लाइट वेट, लाइट पेस्टल कलर्स, इस तरह की एनर्जीज को यूज़ कीजिए। बेडशीट्स वगैरह आपकी नीट एंड क्लीन हाइजीनिक होनी चाहिए। पिंक कलर हो गया, रेडिश टोन पे हल्का सा हो गया, पीच कलर हो गया, लाइट येलो हो गया, ये सारी जो एनर्जीज होती इन कलर्स को एनहांस कीजिए। बिल्कुल। रूम में फ्रेग्रेंस यूज़ कीजिए, ठीक है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी जो कि मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को दिया है, जो दही होता है, स्पेशली जो मिष्टी दही या फ्रेग्रेंस वाले जो दही आते हैं, फ्लेवरफुल वाले, बिल्कुल फ्लेवर्ड दही, स्पाउसेस अगर एक दूसरे को खिलाते हैं तो उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है, रेगुलर, ठीक है। स्पेशली फ्राइडेज अगर रेगुलर नहीं होता है, अदरवाइज ऑन एंड ऑफ आप खिलाते रहो। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब इसमें एस्ट्रोलॉजी में नहीं कनेक्ट करूंगी, न्यूमरोलॉजी नहीं कनेक्ट करूंगी, आप बचपन में देखो ना, माएँ अपने बच्चों को कितने निवाले खिलाती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बट वो बॉन्डिंग कभी नहीं टूटती। क्या किया एक्स्ट्रा, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल जिम्मेदारी है, बट वो जो एक कनेक्शन, जो तार जुड़ता है ना, वो एक अलग जुड़ता है। तो वो जो केयरिंग और नर्चरिंग नेचर होता है ना, वो जब आप बच्चों के साथ रखते हो तो अपने स्पाउस के साथ क्यों नहीं रख सकते हो? बिल्कुल, ठीक है। आप दोनों भी तो अकेले ही रह रहे हो आज के टाइम पे, सबकी न्यूक्लियर फैमिलीज है, तो वो जब खिलाने की बात होती है तो थोड़ा सा आपको एक दूसरे की केयर करनी शुरू करनी चाहिए, और डेफिनेटली ये रेमेडीज बहुत अच्छी काम करती हैं। बिल्कुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कंसल्टेशन लेनी है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, तो मेरी डिटेल्स स्क्रीन पे मेंशन है, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं।